नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसआरसी संकल्प में। मैं हूं सचिन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के मद्देनज़र कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो इसका जवाब है भीम कटफिशस। यह कुषाण वंश से संबंधित है। भीम कटफिशस कुषाण वंश से संबंधित है। एक सेकेंड। भीम कटफिशस कुषाण वंश से संबंधित है। अगर इसके हम काल की बात करें तो यह 95 से 127 ईस्वी के बीच का इसका शासनकाल रहा है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला यह प्रथम राजा था और इसके सिक्कों पर आपको शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। बात करें अगर हम कुजुल कटफिशस की, तो कुजुल कटफिशस यह कुषाण वंश का संस्थापक था और भीम कटफिशस का पिता। कुजुल कटफिशस का पुत्र था भीम कटफिशस। कनिष्क की अगर हम बात करें तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। इसका शासनकाल 127 से 150 ईस्वी थी और यह बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। इसके सिक्कों पर ईरानी, यूनानी और भारतीय देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं। बात अगर हम करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का महान शासक था। इसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी और इसने उच्च गुणवत्ता वाले सोने के सिक्के जारी किए। खासकर अर्जुन प्रकार के इसने जो सोने के सिक्के जारी किए थे वे अर्जुन और सवार प्रकार के थे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो इसका जवाब है रुद्रदमन। रुद्रदमन की अगर हम बात करें तो ये शक शासक है। इनका आपको गिरनार शिलालेख इनसे संबंधित है। इनके संबंधित जो अभिलेख है एक यही जूनागढ़ अभिलेख भी है। रुद्रदमन ने काव्य के रूप में प्रथम अभिलेख 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रदमन द्वारा लिखवाए गए थे। और यह जो काठियावाड़ में रुद्रदमन द्वारा जो लिखवाया गया था इसमें मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध की मरम्मत का भी वर्णन है। अगर हम बात करें खारवेल की, तो खारवेल कलिंग के शासक थे और इनसे संबंधित अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित है। खारवेल को जैन धर्म का संरक्षक माना जाता है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी भाषा प्राकृत है। अगर हम बात करें अशोक की, तो अशोक द्वारा जो अभिलेख जारी किए गए हैं इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लघु स्तंभ लेख, दूसरा तराई स्तंभ लेख और तीसरा है स्तंभ लेख। अगर हम बारी बारी से इनके कुछ अभिलेख जिस स्थानों से वो मिले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अगर हम लघु स्तंभ लेख की बात करें तो यह सांची, सारनाथ और कौशाम्बी से मिले हैं। सांची से जो अभिलेख मिले हैं उसका विषय संघ में एकता जरूरी तथा
भिक्षु भिक्षुणियों को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, इन सब की चर्चा है। सारनाथ में मिले अभिलेखों के विषय में महामत को आदेश दिया गया है कि वह जीरो की यात्रा करे। और कौशाम्बी से जो अभिलेख मिले हैं इसमें राजा की दूसरी पत्नी द्वारा दिया गया उपहार मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इस बारे में चर्चा है। अगर हम तराई स्तंभ लेख की बात करें तो यह रुमिनदेई नेपाल के पास से मिला है। यह इस स्थान का भ्रमण अशोक ने अपने राज तिलक के 20वें वर्ष में किया था। यह बुद्ध के जन्म स्थान को इसने इसी दौरान कर मुक्त कर दिया था। दूसरा जो है यह नेपाल का ही निगलीव स्थान है। अगर हम बात करें स्तंभ लेख की तो स्तंभ लेख मेरठ, इलाहाबाद, औरिया अरेराज, फिर लौरिया, नंदनगढ़, यहाँ पे लौरिया अरेराज है, सॉरी, बिहार में रामपुरवा, फिर टोपरा, यह पंजाब का क्षेत्र है। इन सभी स्थानों पर अशोक द्वारा जारी स्तंभ लेख मिले हैं। टोपरा पंजाब में जो स्तंभ मिला है वह सभी स्तंभों में बड़ा है। इसे ही फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? तो इसका जवाब है प्रांत। यानी कि गुप्त काल में प्रयुक्त होने वाला भुक्ति पद जो है वह प्रांत को कहा जाता था। प्रांत को औनी या भुक्ति कहा जाता था और इसके शासक को उपरिक की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। यह बात ध्यान रखेंगे कि उपरिक पद जो है यह प्रायः राजा या फिर राजकुल से संबद्ध लोगों को ही प्रदान किया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि योग्य व्यक्तियों को भी यह प्रदान कर दिया जाता था। अगर हम जनपद की बात करें तो भुक्ति के अंतर्गत जनपद जिसे विषय कहा जाता था या भुक्ति के अंतर्गत अनेक विषय होते थे जिसका प्रशासन विषयपति द्वारा और इनकी जो नियुक्ति होती थी वह प्रांतीय शासकों द्वारा होती थी। नगर परिषद की बात करें तो एक अधिस्थानाधिकरण बोर्ड की चर्चा आती है कहीं कहीं, जो कि नगर परिषद का उदाहरण है। यह प्रमुख स्थानीय समुदायों से जुड़े होते थे जैसे कि नगर श्रेष्ठी, मुख्य व्यापारी इत्यादि। अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम प्रशासन की निचली इकाई थी। इसका प्रधान ग्रामपति या फिर ग्रामाध्यक्ष होता था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। तो अभिकथन और कारण देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा सही है। अभिकथन है, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। कारण है, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं को मनोवृत्ति से सामने रखता है। चूँकि निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य जो था वह शिकार करना था। इससे जीव हिंसा होती थी और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध था। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से सामने नहीं रखता था। इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा कि ये सही है किंतु आर सही नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। यह अभिकथन है और इसका कारण है, पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। यहाँ भी ये सही है कि ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। यह सही है। और पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है, यह गलत है और न ही व्याख्या सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। भारतीय परंपराओं के प्रसार का प्रामाणिक स्रोत एक बहुत ही विवादित विषय है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में आपको मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। भारतीय महाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। इसलिए ए जो है सत्य है किंतु आर नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। श्रीहर्ष, माघ, भारवी और भट्टी।
श्रीहर्ष छठे, ये भी परेशान करता है। अच्छा चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें श्रीहर्ष की, तो श्रीहर्ष 6ठी शताब्दी ईस्वी, भट्टी यह 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में है। और माँ की बात करें तो ये भी 7वीं शताब्दी में है। और ये श्रीहर्ष 6ठी शताब्दी नहीं, श्रीहर्ष आपके हो जाएंगे 12वीं शताब्दी, और भारवी जो हैं ये हो जाएंगे 6ठी शताब्दी। तो पहले नंबर 1 पर हम रखेंगे भारवी को, भारवी, तो इसी से हमारा जवाब मिल जाता है। आंसर आपका होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। धर्मपाल, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज। देखते हैं यहाँ पर, ये जो धर्मपाल का शासनकाल है यह 770 से 810 ईस्वी का है। यह गोपाल के उत्तराधिकारी थे, पाल वंश के एक शक्तिशाली शासक। जबकि वत्सराज की हम बात करें तो वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। इनका जो शासनकाल है वह 780 से 800 ईस्वी था। और वहीं प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा जो थे वह मिहिर भोज थे, जिनका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी है। और राजशेखर, ये प्रतिहार शासक, महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। और महेंद्रपाल का जो शासन काल है वह 885 से 910 ईस्वी का है। तो इस हिसाब से सबसे पहले नंबर पे जो है वो हो जाएगा 1, पहले धर्मपाल, उसके बाद वत्सराज, फिर मिहिर भोज और महेंद्रपाल। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ सूची को सुमेलित करना है और कूट को सही चुनाव करना है। तो देखते हैं, गणतंत्र, उत्तरी काली, पॉलिश्ड वेयर, गिरनार अभिलेख, शाक्य। गिरनार अभिलेख की बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी, जो कि रुद्र दामन से संबंधित है। देखते हैं सी का 1, यहाँ पे 2 है। इसका अगर शाक्य की बात करें तो शाक्य कपिल वस्तु से संबंधित है, शाक्य गणराज। तो ये आपका डी का 3। और उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर जो है यह गंगा के मैदान में मिलती है, और इसी से आपका आंसर मिल जाएगा। और गणतंत्र जो है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में थी। अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक शमसे सिराज अफीफ थे। शमसे सिराज अफीफ ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा और किरान उस साधन, जिसमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और पुत्र कैकुबाद के भेंट का वर्णन है। वहीं फिरोज शाह तुगलक की रचना है फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। यह जो है आत्मकथा है। और तारीख फिरोज शाही के नाम से एक और पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने भी लिखा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अमीर हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो यह सिख निजामुद्दीन औलिया का है। अमीर हसन आला सिजी द्वारा संकलित कृति जिसका नाम फवायद उल फुआद है, इस ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया का मजली से संकलित है। इस ग्रंथ का मूल्य वचन, जैसे हम डूइंग्स एंड सेइंग्स की बात करते हैं तो सेइंग्स का मतलब हो गया वचन और डूइंग्स मतलब उनके कार्य। सिख निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका अगला सवाल है, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ होता है? तो विलायत का अर्थ आध्यात्मिक क्षेत्र होता है।
विलायत का जो अर्थ है एक ऐसे निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से होता है जहाँ पर सूफी संत आराधना करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वे अपने साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ध्यान रखेंगे कि सूफी संतों का जो निवास स्थल है उसे खानकाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किससे संबंधित था? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहांगीर द्वारा जो अध्यादेश जारी किए थे उसमें 10वां अध्यादेश जो था वह जागीरों तथा मनसबों के सामान्य प्रमाणीकरण से संबंधित था। इस प्रकार जागीरदारों के क्षेत्र की पुष्टि करके उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। अब यह बात ध्यान रखेंगे कि जब नवंबर 1605 में आगरा के किले में उसने हाँ, नवंबर 1605 में आगरे के किले में जहांगीर का राज तिलक हुआ, जहाँ पर इसने नूरुद्दीन, मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसी समय उसने 12 अध्यादेश जारी किए थे। तो यह जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम 12 के 12 याद करने की अभी जरूरत नहीं है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया? तो इसका जवाब है लोथल। लोथल की बात करें तो इसकी खोज एस आर राव द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी। यह गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के अन्य बंदरगाह की बात करें तो एक सुरकोटदा भी आता है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिलते हैं, क्योंकि लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। जो चावल के दाने के साक्ष्य मिलने से हमें धान की खेती का प्रमाण मिलता है। घोड़े के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थान अगर हम बात करें जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं तो उसमें है सुरकोटदा और कालीबंगा। लोथल आयताकार तथा ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ पर धातु कार्य, गहने की दुकान आदि है। अगर मनके बनाने की कारखाने की अगर हम बात करें तो यह लोथल और चनहुद्रू दोनों जगह पे पाया जाता है। इसके अन्य ऑप्शन जो है उसके बारे में भी कुछ हम चर्चा कर लेते हैं, उनके कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा का उत्खनन अमलानंद घोष द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। यह राजस्थान के घग्गर नदी के बाएं, घग्गर नदी जिसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला या फिर इसे निचला टीला भी कहा जा सकता है। यह एकमात्र हड़प्पा का स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। अगर हम इसके पूर्वी टीले की बात करें तो पूर्वी टीला जो है मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। बस अंतर ये है कि यहाँ पर आपको जो घर है कच्ची मिट्टी के बने हुए मिलेंगे और यहाँ जल निकासी का अभाव है। यहाँ पर आपको कालीबंगा और बनावली 2 ऐसे हड़प्पाकालीन स्थल हैं जहाँ पे पूर्व हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा दोनों चरण के अवशेष मौजूद हैं। अगले ऑप्शन बनावली के बारे में भी हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। इसके उत्खनन की अगर हम बात करें तो आर एस बिष्ट द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया था। यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह जल निकासी व्यवस्था है और बनावली में यही नहीं पाया जाता है, यानी कि इसकी कमी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मनके बनाने का कारखाना आपको बनावली में मिलेगा। मिट्टी, खिलौने और बर्तन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। व्यापारिक और कृषि संस्कृति के संकेत मिले हैं। खुदाई में स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। स्वास्तिक चिन्ह सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है इससे, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा काल में किसी भी प्रकार के मंदिर या इस प्रकार के कोई इमारत वगैरह नहीं मिली है जिससे कि पता चलता हो कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पूजा स्थल मौजूद हो। और चरमुद्रों की बात करें तो इसके उत्खनन एमजी मजूमदार द्वारा 1931 में किया गया। यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में मौजूद है, इंद्रावती नदी के पास। यहाँ पर सुंदर मणकों के उत्पादन का केंद्र है। तांबे तथा कांसे के उपकरण के खजाने, हस्तकला के सबूत यहाँ से मिलते हैं। हस्तकला के सबूत जैसे कि मोतियों का काम, हड्डियों से बनी वस्तुएं, मोहर, ये सभी चीजें दर्शाती है कि चनहुद्रो कलाकारों तथा चित्रकारों का एक बड़ा केंद्र था। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो इसका जवाब है महेंद्रलाल सरकार। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जुलाई 1876 में महेंद्रलाल सरकार ने की थी। जबकि जेसी बोस की बात करें तो इन्होंने कैस्कोग्राफ की खोज की थी। कैस्कोग्राफ की खोज की थी। अगर मेघनाथ साहा की बात करें तो इन्होंने 1920 ईस्वी में
थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की थी? थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की थी। होमी भाभा, इन्हें भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही परमाणु ऊर्जा की शुरुआत की थी, और सॉरी, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऋग्वेद, इंडिका, अर्थशास्त्र और त्रिपिटक के बारे में। तो ऋग्वेद यह वैदिक काल से संबंधित है और यह प्रथम वेद है। त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक बौद्ध काल से संबंधित है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। फिर अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र यह मौर्यकालीन ग्रंथ है और इसे कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। फिर इंडिका की बात करें हम, तो यह भी मौर्यकालीन ग्रंथ है, मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत। तो इस प्रकार अगर हम अपना जवाब देखें तो सबसे पहले हो जाएगा ऋग्वेद, फिर त्रिपिटक, फिर अर्थशास्त्र और अंततः इंडिका। तो सबसे लास्ट में इंडिका, यहाँ पर देखने से आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को दो से सुमेलित करना है। नदी और शहर। मोहनजोदड़ो देख लेते हैं। सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? मोहनजोदड़ो। एक का दो, यहाँ पर दो ऑप्शन में है। रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा। दो का फोर, इसके साथ हमारा आंसर ये मिल जाता है। ऐसा हम देख लेते हैं। घग्गर किनारे स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा और सतलज रोपर के किनारे स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न। कार्नेलियन बीड, ताम्र, हरिकामेडु, ताम्रलिप्ति। हरिकामेडु एक बंदरगाह है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं ताम्र। तो तांबे का खदान आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। सब यहाँ इसके कारखाने वगैरह भी है। कार्नेलियन बीड यह जो है नीला और लाल पत्थर के बने मनके होते हैं, जो कि आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है। और ताम्रलिप्ति यह बंगाल में मिला है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी आपको सुमेलित ही करना है। डेविड अर्नोल्ड, डेविड लुडेन, डेविड पेज और सी ए बेली, और इनके द्वारा लिखे गए कुछ पुस्तक हैं, जिनमें से डेविड अर्नोल्ड द्वारा लिखा गया है दी कांग्रेस इन तमिलनाडु। एक थ्री, दो ऑप्शन में है। डेविड लुडेन द्वारा लिखा गया है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। डी का फोर है, सॉरी बी का फोर है। और डेविड पेज द्वारा लिखा गया है प्रील्यूड टू पार्टीशन। और सी ए बेली द्वारा द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद। इसके साथ आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? यानी पंचजन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंचजन के नाम से आप आर्यों की पांच जनजातियों को बुलाते हैं। अगर हम वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के पांच कबीले अर्थात जन थे। ये पांच जो कबीले अथवा जन जो थे वो थे अनु, ध्रुव, तीसरा है पूर्व, चौथा है तुर्वसु और पांचवा यदु। ये पांच जनजातियां थी जिन्हें पंचजन कहा जाता था। इनके अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। जनपति या राजा कहा जाता था। आते हैं अगले प्रश्न पर। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल जो है, इसमें कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें आपको पांच ऋतुओं का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल जो है, इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए पांच कारणों का उल्लेख किया गया है। इन पांच कारणों में है, एक हल चलाना, दूसरा है बीज बोना, तीसरा है हसिया से फसल काटना, चौथा अनाज कूटना और पांचवा है दाने अलग करना।
ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख किया गया है, तो इसका जवाब है 5। अगर हम कुछ अन्य तथ्य की बात करना चाहें तो ऋग्वेद में 10,552 श्लोकों में से केवल 24 श्लोक ही ऐसे हैं जिसमें कृषि का उल्लेख किया गया है। कृषि के महत्व के बारे में कुछ